हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन के साथ। ये 5 क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है इसके जवाब देने में, तो आज आप इसको बढ़िया से समझ लें। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर क्या है, इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझेंगे। हालांकि ये प्रत्यक्ष कर का जो विषय है ये बहुत ही लंबा है। अगर इसको समझाया जाए व्यापक रूप से तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का क्लास चाहिए होगा, लेकिन इसके अंदर का जो 5 क्वेश्चन है जो कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है, परीक्षा में लगभग वही पूछा जाता है, उसी 5 क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ और उसी 5 क्वेश्चन को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जो प्रत्यक्ष कर का जो स्लैब चार्ट सरकार फिक्स करती है वो हर साल बदलता रहता है। जैसा कि अभी जो टैक्स का दायरा है वो कुछ और है, 2014 में कुछ और था, तो इस तरह से वो बदलते रहता है। तो इसलिए उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूँ। टैक्स का स्लैब चार्ट जो सरकार निर्धारित की है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रेलवे एसएससी बैंकिंग में जो 5 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है उस पर अभी मैं तत्काल बना हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सरकार के दृष्टि में प्रत्यक्ष कर है। तो आप इसे एक लाइन में याद कर सकते हैं, इस तरह से आप ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। आय, संपत्ति, कॉर्पोरेट, उपहार, यह सभी प्रत्यक्ष कर है। यानी मेनली 4 चीज ही सरकार के नजरों में प्रत्यक्ष कर है। आय, संपत्ति, कॉर्पोरेट, उपहार, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। इसमें पहले इसको समझेंगे आयकर को, यानी व्यक्ति जो भी कमाता है अपने घर के भरण पोषण के लिए वो आयकर, उस पर आयकर देना होता है। अब ये आयकर का सीमा है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000 प्रति माह कमाता है तो साल में वो 1,20,000 कमाया तो वो बहुत कम कमाया, इसलिए वो टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 3 लाख या उससे ऊपर कमाता है तो वो टैक्स के दायरे में है, और ये हर साल बदलते रहता है, इसलिए आप इसको एक्यूरेट 3 लाख नहीं मानकर चलेंगे। ये आप हर वर्ष का स्लैब चार्ट देखते रहेंगे कि सरकार का मिनिमम स्लैब चार्ट कितने का है, कि इतना रुपया सालाना कमाई से अगर ऊपर आपका कमाई होता है तभी उस पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ बात करते हैं संपत्ति कर का। संपत्ति कर यानी पूर्वजों के द्वारा भी अर्जित किया हुआ कोई संपत्ति अगर आपके पास है और उसका रसीद वगैरह कटता है, जैसे जमीन का कर या इस टाइप का जो भी कर होता है संपत्ति से रिलेटेड, वो उस पर आपसे सरकार टैक्स लेती है। यहाँ बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? वैसा व्यापार जो एक राज्य से बाहर भी उस वस्तु का इस्तेमाल लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, सिम या कोई ऐसा खाने पीने का सामान जो झारखंड में भी मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है, मुंबई में भी मिल रहा है, ऐसा कोई भी व्यापार करने पर कॉर्पोरेट टैक्स व्यापार के श्रेणी में आता है और उस पर टैक्स दिया जाता है। उपहार कर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या हम अगर किसी को उपहार दें तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। अगर उपहार की राशि अगर 50,000 रुपये सरकार ने तय कर रखी है, 50,000 रुपये से ज़्यादा का सामान अगर आप किसी के हाथ में देते हैं या उपहार देते हैं तो उस पर उपहार टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 50,000 से नीचे का कोई अगर उपहार आप दे रहे हैं तो उस उपहार पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का वहन कौन करता है? तो प्रत्यक्ष कर का वहन वह व्यक्ति करता है जो उस सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए टैक्स के दायरे में आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो सरकार के नज़रों में टैक्स के दायरे में नहीं है तो वो टैक्स का भुगतान नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा जो मापदंड सरकार ने तय कर रखा है कि इतने रुपए से अधिक या इतने रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आप टैक्स के दायरे में हैं, तो वही व्यक्ति जो टैक्स के दायरे में होगा वही एक ही व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर का बोझ और भुगतान करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, कर संहिता कब लागू की गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कर संहिता 1961 में लागू की गई थी और 1961 से लेकर के अब तक कर संहिता के द्वारा ही हम लोग करों का भुगतान करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा कि क्या 1961 में जो कर व्यवस्था थी आज भी वही है? तो नहीं। हर एक सरकार, जो भी सरकार भारत में रही है, वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स का दायरा को बढ़ाई है या कम की है। तो मुख्य बात यह है कि 1961 से ये टैक्स का दायरा चलता आ रहा है। हम लोग टैक्स पेयर 1961 से हो चुके हैं। जो लोग भी टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें टैक्स 1961 से देना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, वरिष्ठ या सुपर वरिष्ठ नागरिक क्या है? तो वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष तक की आयु, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 60 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु जिनकी है वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। और सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो 79 वर्ष का आयु के बाद 80 साल जैसे ही उनका हो गया 80 वर्ष या इससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, 80 वर्ष या इनसे ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो सुपर वरिष्ठ नागरिक में आते हैं। और सुपर वरिष्ठ नागरिकों को सरकार आयकर में विशेष छूट देती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वरिष्ठ व्यक्ति हम लोग 60 वर्ष जो पूरा कर चुका हो, 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष तक के आयु को हम लोग वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। और जैसे ही उसका 80 वर्ष वो पूरा कर लेगा, 80 वर्ष में जाएगा तो नहीं, 80 वर्ष जब वो पूरा कर लेगा तब वो सुपर वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आयकर व्यवस्था कब लागू की गई हमारे देश में? तो नई आयकर व्यवस्था 2020 में लागू की गई है, परंतु आयकर दाताओं को यह छूट भी साथ में दिया गया है कि यदि वह चाहे तो नई आयकर नीति जो 2020 में लागू की गई है इसे वह नहीं मानते हुए भी 1961 में जो 1961 के पैटर्न पर पुरानी कर व्यवस्था के 1961 के पैटर्न पर पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर ही वो अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2020 का जो नया टैक्स व्यवस्था है और 1961 का जो टैक्स व्यवस्था है, आप भारतवासी जो नागरिक हैं वो यह देख ले कि उन्हें किस टैक्स में ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो टैक्स को वो स्वेच्छा से मान सकते हैं। ये सरकार की नई नीति है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर आता है, तो आप इसको बहुत ही बारीकी से परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। थैंक यू।